हमारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। श्रम अधिकारी औद्योगिक समूहों से जमकर मलाई काट रहे हैं। वह बजाय श्रमिकों की मदद करने के ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे नहीं लगता कि सिस्टम ठीक होने का पीएम मोदी का सपना कभी पूरा हो पाएगा। कि पेमेंट ऑफ वेजेस को लेकर श्रमिकों को अगर इंडस्ट्री ने भुगतान नहीं किया है उसको लेकर कोई भी श्रम विभाग का अधिकारी कर्मचारी बिना मेरे पूर्वानुमोदन के विदाउट माय प्रायर अप्रूवल कोई एफआईआर किसी भी इंडस्ट्रीज के विरुद्ध नहीं करेगा, किसी भी उद्यमी के विरुद्ध एफआईआर करेगा नहीं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम बतकही। आज का विषय है आत्मनिर्भर भारत का आईना। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार जी तोड़ प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की तो वह मुझे कोई विशेष बात नहीं लगी। जो विशेष लगा वह यह कि उन्होंने सिस्टम को ठीक करने की बात कही, क्योंकि आम जनता का हक सिस्टम में ही खो जाता है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि पीएम मोदी के प्रयासों के बावजूद सिस्टम जस का तस है। तभी तो भूखे नंगे भारत की तस्वीर गांव-गांव नज़र आ रही है। बेरोजगारी, भूखमरी और अभाव अपने हालात खुद बयां कर रहे हैं। तभी तो कोई आम खाकर भूख मिटा रहा है तो कोई भविष्य की चिंता में डूबा है। Thank you.
हास्य कवि संपत सरल आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर अपने आईने में देखते हैं। प्रधान सेवक ने लोकल से वोकल बने कहकर होमवर्क दिया और उनके निठल्ले भक्त काम पर लग गए। एक छद्म राष्ट्रवादी ने अपने चाइनीज मोबाइल से मेरे कोरियाई मोबाइल पर इंग्लैंड की भाषा में अमेरिकी व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भेजा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। सोचा मैसेज चाइना में बनी सरदार पटेल वाली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को फॉरवर्ड कर दूं, लेकिन यह जानकर नहीं किया कि मूर्तियां मैसेज नहीं पढ़ती। विपक्ष में थे तो हाँकते थे कि भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, सरकार में आए तो बोलने लगे कि विश्वगुरु बनाना है, और अब कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाना है। मारे कंफ्यूजन के मेरी हालत उस स्टूडेंट जैसी हो गई है जिसने साल भर साइंस पढ़ी और परीक्षा में पेपर एंटायर पॉलिटिकल साइंस का आ गया। जिन्होंने 51% एफडीआई के खिलाफ जमीन आसमान एक किया था, सत्ता मिलते ही 100% तक एफडीआई लाद दी। आवाजें उठने लगी हैं कि चरखे वाले ने देश जिन जबड़ों से छुड़ाया था, चाय वाले ने फिर उन्हीं के हवाले कर डाला। स्वदेशी जागरण मंच वाले एक सज्जन ने शिकायत की, जिसे हमने स्वदेशी के मुद्दे पर सिंहासन तक पहुंचाया, वह विदेशी कंपनियों के लिए सब कुछ निजी करने में बिजी है। घर घर में घुस गए मल्टीनेशनल और सवाल उठाओ तो एंटी नेशनल। हम तो सबसे ज्यादा ठगे गए। मैंने कहा इसमें अनहोनी क्या है? कहावत ही है कि लंगड़ी डाकिन घर वालों को पहले खाती है। लाखों बेहाल मजदूर सड़कों पर पैरों से पैदल हैं और सरकार दिमाग से। प्रधानमंत्री ने 35 मिनट के वाणी विलास में दुखियारों की चर्चा तक नहीं की। यहां यह भी बताता चलूं कि लफ्फा जी को शुद्ध हिंदी में वाणी विलास कहते हैं। वित्त मंत्री का राहत पैकेज तो उस अतिरिक्त समझदार गृहिणी जैसा लगा जो दूध उफनने पर गैस बंद नहीं करती, घर का दरवाजा बंद करती है। याद रखना, ये छालों भरे लाखों पैर जिंदगी भर पीछा करेंगे जब तुम कुर्सी से उतर जाओगे। इतिहास गवाह है, रथों पर सवार होकर जो धरती को रौंदते हैं, समय पलटने पर उन्हीं रथों के पहिए उन्हें रौंदते हैं। खुशखबरी है कि भारत आत्मनिर्भर होने के नुस्खे बिल गेट्स से पूछ रहा है। शरद जोशी जी तो पहले ही कह गए हैं कि हमारे वित्त मंत्रालय को चाहिए कि कोलंबस की मूर्ति अपने ऑफिस के सामने लगाए। यदि वह अमेरिका नहीं खोजता तो हम उधार कहां से लाते? मुख्य धारा का मीडिया बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को काम दिलाने की उनकी पहल कारगर होती दिखाई दे रही है। सरकार ने 16 लाख प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग पूरी कराई थी कि उनके सेवा योजन के लिए प्रदेश के कई उद्यमी और औद्योगिक समूह आगे आने लगे हैं। सरकार के स्किल मैपिंग डेटा बैंक से उन उद्यमियों ने 5 लाख श्रमिक और कामगार मांगे हैं, लेकिन श्रमिक नेता आरपी सिंह नहीं मानते कि सरकार के पास श्रमिकों का कोई डेटा है। सुनिए उन्हीं से बातचीत का एक अंश। ये सब गलत चीजें हैं। उद्योगपतियों ने सरकार से 5
लाख करोड़ की बात है, सरकार के जेब में रखते हैं 5 लाख मजदूर। सरकार के पास यही डाटा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मजदूर कितने हैं। कोई एजेंसी है जो ये बताएगी? रोजगार विभाग, रोजगार डिपार्टमेंट जो है, उसके पास कितने बेरोजगारों की संख्या है? ये सब सस्ती लोकप्रियता बटोरने का सिस्टम है और कुछ नहीं है। सरकार इसका ठेका कैसे ले पाएगी? सरकार के पास जो एजेंसी है, रोजगार डिपार्टमेंट आपके जिले में, मुझे बताओ कहाँ पे सक्रिय है? अच्छा, वो जो रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होता था वो भी सब डंप चल रहा है? सब डंप है, सब खत्म है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, ये तो मुझे मालूम नहीं था। मैं तो सोच रहा था मैं नहीं कराता हूँ तो कोई कराता होगा। नहीं, सब डंप है, सब खत्म है। सोच देखिए, ये सब सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए तुकलकी फरमान है। मजदूर कहाँ है, कैसा है, कितना शिक्षित है, कितना अशिक्षित है, कितना ट्रेंड है, कितना अनट्रेंड है, कितना कितने प्रकार का मजदूर होता है। सरकार को अभी यही कभी नहीं है कि कितने प्रकार का मजदूर होता है। कहाँ से वो सब बेईमानी है, सस्ते लोकप्रियता है कुछ नहीं। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे कि 5 लाख मजदूर सरकार की जेब में है, जेब से निकाल के जिसको चाहेगी उसको दे देगी। आई सरकार जो है, जो सरकार के कर्मचारी हैं, उनकी तो व्यवस्था सरकार कर नहीं पा रही है। जो सरकार के लिए काम करते हैं। अब आप प्रदेश के तमाम मजदूरों की बात कर रहे हैं। कौन किस तरीके के पास सरकार उद्योगपति ने कहा मांगा? उद्योगपति ने 5 लाख मजदूर खाली हवा में बात कर रहे हैं वो। मैंने तो न कहीं देखा, न कहीं सुना, न कहीं पढ़ा, न कहीं से आया। 5 लाख मजदूर, किस प्रकार का मजदूर मांगा है उद्योगपतियों ने? किस प्रकार के उद्योग ने मांगा है मजदूर? और हवा में बात कर रहे हैं वो। मजदूर अगर सरकार के पास है, सरकार जो उद्योगपति मांग रहा है, वो पहले व्यवस्था बताई कि मजदूरों को रखेगा कहाँ? जिस मजदूर को खाने के लिए देश के हरामियों उद्योगपतियों ने नहीं दिया, 3 महीना वो खिला नहीं सके, जिनका बच्चों को पाला हो मजदूरों ने, वो मजदूर मांग रहे हैं। और अपनी व्यवस्था बताए काहे के लिए मजदूर मांग रहे हैं? तो चाहिए मजदूर। ये सब बेईमानी है। अच्छा, ये उद्योगपति है यहाँ का। एक और मैं आपसे टेक्निकल बात जानना चाहता हूँ। हाँ, एक हमने मुख्यमंत्री के उस पर शिकायत दर्ज कराई थी उनके पोर्टल पे। तो यहाँ नोएडा के हैं श्रम प्रवर्तन अधिकारी हंसराज नाम बता रहे थे। तो वो 1-2 बार ट्राई किए और वो सरकार को बता रहे हैं कि दैनिक जागरण के लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, हम बार-बार फोन कर रहे हैं और लॉकडाउन खुलेगा तब मैं उनके पास जाऊंगा। तो कल मेरे पास फोन आया था, तो हमने कहा भैया सब तो ड्यूटी जागरण में जा रहे हैं, केवल आपको ही जाने में दिक्कत है। तो वो कहने लगे कि आप अपना बकाया पाने के लिए केस लगा दीजिए। तो हमने कहा कि ये बताइए, इस लॉकडाउन में हम नोएडा में फंसे हैं तो केस लड़ने का पैसा कौन देगा? केस कैसे लगा दें? फिर सरकार जो है वो बिल्कुल तानाशाह हो गई है। देखिए सर, मेरी कोशिश ये रहेगी कि सरकार के पास तो डाटा नहीं है, लेकिन मैं एक एक गांव, एक एक क्षेत्र जाऊंगा, डाटा मैं तैयार करूंगा। देखो, सरकार है तानाशाह, वो कितनी किसकी सुनेगी? उन्होंने एक क्राइटेरिया तय कर लिया है आपका, कि हम कितनी बात किसकी सुनेंगे, कितनी आवाज हमारे तक आएगी। उन्होंने वो जो जैसे नहीं जैमर लगा लिया है, जैमर। हाँ, जैमर वाली बात है कि किसका फोन मेरे पास तक आ सकता है, किसका फोन मेरे पास तक नहीं आ सकता। और अपने घर के और अपने कार्यालय के दरवाजे पे उन्होंने चौकीदार नियुक्त कर लिए हैं। तो वो 2 तरीके के काम कर रहे हैं। इसके अलावा श्रम कानूनों के अभाव में श्रम अधिकारी
औद्योगिक समूहों से जमकर मलाई काट रहे हैं। वह बजाय श्रमिकों की मदद करने के ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे नहीं लगता कि सिस्टम ठीक होने का पीएम मोदी का सपना कभी पूरा हो पाएगा। श्रम अधिकारी जिस तरह से पेश आ रहे हैं उससे मजदूरों के हालात तो ठीक नहीं ही होंगे, औद्योगिक अशांति जरूर बढ़ सकती है। नोएडा के उप श्रमायुक्त क्या कह रहे हैं वह भी सुन लीजिए। कमिश्नर्स, श्रम विभाग के जितने फील्ड स्तरीय कर्मचारी अधिकारी हैं उनको बताया है कि पेमेंट ऑफ वेजेस को लेकर श्रमिकों को अगर इंडस्ट्री ने भुगतान नहीं किया है उसको लेकर कोई भी श्रम विभाग का अधिकारी कर्मचारी बिना मेरे पूर्वानुमोदन के, विदाउट माय प्रायर अप्रूवल, कोई एफआईआर किसी भी इंडस्ट्रीज के विरुद्ध नहीं करेगा, किसी भी उद्यमी के विरुद्ध एफआईआर करेगा नहीं। और इस आशय के लिखित में आदेश मैंने आज से 5 दिन पहले, कब जारी किया? ट्यूसडे को जारी किया है ना, देखिए मतलब मुझे याद है 5 दिन पहले, ट्यूसडे होता है, 5 दिन पहले मैंने जारी किया है, लिखित पढ़त में आदेश जारी किया है कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के विरुद्ध, किसी भी उद्यमी के विरुद्ध श्रमिकों को वेजेस पेमेंट नहीं किए, भुगतान, सैलरी का भुगतान नहीं किया, इसको लेकर हम एफआईआर बिना मेरी प्रायर परमिशन के, लिखित में परमिशन के नहीं करेंगे। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा आपको कि मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगा